हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन बात करने वाले हैं मेडिकल एंड सर्जिकल एसेप्सिस, जो कि जीएनएम फर्स्ट ईयर और फंडामेंटल का पार्ट है, जो एक यूनिट है मेडिकल सर्जिकल एसेप्सिस, जो कि बहुत जरूरी यूनिट है। तो उसकी टर्मिनोलॉजी जो इनिशियल पार्ट है मेडिकल और सर्जिकल एसेप्सिस का, उसकी इनिशियल पार्ट में आप देखो टर्मिनोलॉजी दी रखी है जो मेडिकल टर्म है। तो ये टर्म आपको पता होनी चाहिए। जैसे जैसे आप हायर स्टडीज़ करोगे तो वहाँ पे आपके इस टर्म का बहुत सारे काम आएंगे, फिर नाम लिए जाएंगे। तब आपको अगर ये टर्मिनोलॉजी नहीं पता होगी तो आपको वहाँ पे दिक्कत होगी। तो आपको ये टर्मिनोलॉजी सारी पता होनी चाहिए, किस नाम से क्या मतलब होता है। तो आज अपन 19 से 20 टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे और आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन तो बहुत बार देखे गए, तो एक लाइनर क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, या फिर 4 आ जाते हैं, या फिर कई बार डेफिनेशन पूछ लेते हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है तो एग्जाम में आने लायक। तो आज अपन 19 टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, तो क्या क्या मतलब होता है और क्या चीज़ें होती हैं तो सारी। तो पहले आप जैसे नाम से जान रहे हो मेडिकल एंड सर्जिकल असेप्सिस। तो असेप्सिस का क्या मतलब होता है, पहली टर्म वही है असेप्सिस। इसका मतलब संक्रमण या इन्फेक्शन से मुक्ति या सूक्ष्म जीवों के संपर्क में आने से रुकना। तो कोई भी चीज़ या पर्सन को अगर आप इन्फेक्शन से मुक्ति करते हो या उसको सूक्ष्म जीवों के संपर्क में आने से रोकते हो तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, असेप्सिस। तो इसलिए इसको बोलते हैं मेडिकल सर्जिकल असेप्सिस, यानी इन्फेक्शन फ्री और सूक्ष्म जीवों को कॉन्टेक्ट से रोकना। ठीक है, ये होता है असेप्सिस। और दूसरा है एंटीसेप्टिक, वह कारक जो माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ व डेवलपमेंट को रोकता है। यह जरूरी नहीं कि वह माइक्रोऑर्गेनिज्म का नाश भी करे। तो एंटीसेप्टिक, जैसे आपने घर पे भी कई बार एंटीसेप्टिक लोशन लगाते हो। जैसे कई बार आपने देखा होगा जो कई बार अपने घाव में हाथ में स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा चक्के जैसे दाद मान लीजिए, तो अपन को डॉक्टर जो एंटीसेप्टिक क्रीम टाइप देता है, तो वो क्या करती है, एक बार लगाने से तो खत्म नहीं होता, उसको आपको बार बार लगाना पड़ता है। तो वो क्या करती है, ग्रोथ को रोकती है, उसके जो भी बैक्टीरिया वगैरह वायरस वहाँ पे ग्रोथ हो रहा है स्किन को रोकती है, उसको एक बार मार नहीं देती। तो जैसे उसको खाना पीना अच्छे से मिल रहा है उस बॉडी की स्किन पे, वो धीरे धीरे उसका बंद कर देती दवाई। तो इस तरह से वो नाश तो नहीं होता, नाश मतलब एक बार से नहीं होता, पर उसकी ग्रोथ को एक बार बंद कर देती है, फिर धीरे धीरे वो खुद ही अपने आप ही खत्म होने जाता है। तो उस जो चीज़ वहाँ पे होती है उसको ही बोलते हैं एंटीसेप्टिक। कारक यानी क्या लगाया आपने स्किन पे, क्रीम लगाई जो एंटीसेप्टिक लोशन या जो भी, वह कारक जो माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ व डेवलपमेंट को रोकता है। और ये जरूरी नहीं कि वो माइक्रोऑर्गेनिज्म का नाश भी करे, जो जरूरी नहीं है वो सिर्फ उसकी ग्रोथ रोक देगा, ताकि वो अपने आप ही धीरे धीरे कमजोर हो जाता है या फिर मर जाता है। तो ये होता है एंटीसेप्टिक। तीसरा है ऑटोक्लेविंग, ऑटोक्लेव उपकरणों द्वारा वस्तुओं को अधिक दबाव पर भाप से विसंक्रमण करने की विधि ऑटोक्लेविंग कहलाती है। ऑटोक्लेविंग एक प्रक्रिया या विधि है, उसमें ऑटोक्लेव नाम का एक उपकरण होता है। तो आगे अपन डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बताऊंगा आपको। ऑटोक्लेव नाम का एक उपकरण होता है, उसके अंदर मशीनरी टाइप होता है, उसमें आपको लाइट में प्लग करना पड़ता है और फिर उसको लाइट ऑन करके फिर उसमें ये प्रक्रिया होती है, भाप से आपको इंस्ट्रूमेंट कोई भी और भी चीज़ जो जिसको आपको विसंक्रमण करना है या डिसइंफेक्टेड करना है, तो उस प्रक्रिया को ऑटोक्लेविंग करते हैं। और उपकरण कौन सा होता है, ऑटोक्लेव। तो इसको आपको बस इतना याद रखना है, बाकी आप ऑटोक्लेव को अलग से क्वेश्चन आता है, उसके लिए अलग से आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। ऑटोक्लेव उपकरण द्वारा वस्तुओं को अधिक दबाव पर, उसमें क्या प्रेशर इंक्रीज होता है, प्रेशर से हीट जनरेट होती है और वो जो कि इंस्ट्रूमेंट वगैरह पे जो बैक्टीरिया माइक्रोऑर्गेनिज्म उनको किल करता है। तो इस तरह से ये अपना काम करता है। तो उसमें उसको जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह उनको डिसइंफेक्टेड कर देता है। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं ऑटोक्लेविंग। और उपकरण कौन सा होता है, ऑटोक्लेव। चौथा है बैक्टीरियोस्टेटिस, यह वह स्थिति है जिसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ रोकी जाती है और यह आवश्यक नहीं कि इसमें जीवाणुओं की डेथ भी हो जाए। तो ये सेम स्टेटिस, यानी कोई भी ये ऐसी स्थिति है, कंडीशन है जिसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देते हैं किसी भी चीज़ से यूज़ करके, केमिकल वगैरह से। तो इसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ है उसको रोक देते हैं। और ये आवश्यक नहीं कि बैक्टीरिया उसमें मर जाए, उसकी ग्रोथ रोक देंगे मतलब उसको फैलने से रोक देंगे, 1 से 2, 2 से 4 ये रोक देंगे, तो वो अपने आप ही जो पीछे वाले हैं उनकी लाइफ स्पैन की वजह से वो खुद ही मर जाते हैं। तो इस तरह से इनकी ग्रोथ भी रोक देते हैं। और रोकेंगे किससे, तो वो होती है बैक्टीरियोस्टेट, एक कारक जो जीवाणुओं की ग्रोथ को रोकता है। तो बैक्टीरियोस्टेटिस एक कंडीशन है जिसमें ग्रोथ रोकी जाती है। बैक्टीरियोस्टेट किससे रोकेंगे, तो बैक्टीरियोस्टेट से बैक्टीरियोस्टेटिस होता है, ध्यान रखना। ये वो स्थिति है और ये क्या कारक जो कारण बनता है ग्रोथ रोकने का, तो उसको बोलते हैं बैक्टीरियोस्टेट। और छठा है बैक्टीरियोसाइड, एक कारक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवों की मृत्यु या नाश करने की क्षमता रखता हो। इसमें देखना ग्रोथ नहीं रोक रहे, इसमें नाश कर रहे हैं, मृत्यु हो रही है, ध्यान रखना। बैक्टीरियोसाइड अपन नाम कई बार सुना होगा, इंसेक्टिसाइड घर पे अपन जैसे स्प्रे वगैरह करते हैं या फिर, तो सब उस पर इंसेक्टिसाइड लगा जो जानवरों के कीटाणुओं को छोटे जो इंसेक्ट उनको मार देता है। तो सेम है बैक्टीरियो, वहाँ पे उन्होंने इंसेक्ट था या बैक्टीरियोसाइड हो गया। साइड यानी रिलेटेड होता है किसी को मार देना यानी। तो ये कारक होता है जो माइक्रोऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवों की मृत्यु या नाश करने की क्षमता रखता हो। तो बैक्टीरियोसाइड भी एक चीज़ होती है, ये कंडीशन एक ऐसी चीज़ होती है जो कारक होता है, मतलब जिसको माइक्रोऑर्गेनिज्म की मारने या उसको नाश करने का एक कारक होता है, उसको बोलते हैं बैक्टीरियोसाइड। सातवां है कॉन्टामिनेशन, ये एक लैटिन शब्द कॉन प्लस टैगिर से बना है। कॉन का मतलब होता है साथ में और टैगिर मतलब स्पर्श करना, तो इन दोनों से मिलकर बना है कॉन्टामिनेशन। और कॉन्टामिनेशन का अर्थ स्पर्श द्वारा दूषित करना, मतलब अपन जैसे अपने मेरे हाथ गंदे हैं किसी इन्फेक्शन से या फिर कोई भी चीज़ मैंने कहीं गंदी छू ली,
अगर मैं कोई अच्छी चीज़ है किसी पर्सन को जो उससे उस इन्फेक्शन के पास में भी नहीं उसको छूता हूँ, तो ये क्या हो जाता है, कॉन्टामिनेशन। मतलब एक किसी गंदी चीज़ के हाथ लगाने से किसी स्वस्थ या किसी अच्छी चीज़ को ख़राब कर देना, वो होता है कॉन्टामिनेशन। तो जैसे कोरोना में आपने देखा होगा, आपके हाथ गंदे हैं, जो डॉक्टर वगैरह हैं तो वो ग्लव्स वगैरह पहनते थे, तो वो कॉन्टामिनेटेड हो जाते थे, फिर वो अपने आप को सही करते थे या साफ़ सफाई करते थे। तो उस कॉन्टामिनेट यानी आप खुद कैसे इन्फेक्शन के कांटेक्ट में आए, अगर वो किसी स्वस्थ को पर्सन को देते हो तो कॉन्टामिनेट करते हो उनको भी, ठीक है। इस तरह से होता है। किसी भी कॉन्टामिनेशन का आता है स्पर्श द्वारा दूषित करना, किसी को भी आप टच कर लोगे, आप इन्फेक्टेड थे तो आप उनको कॉन्टामिनेट कर देते हो, ये वाली चीज़। और 8वां है क्रॉस इन्फेक्शन, अलग अलग पैथोजन से संक्रमित व्यक्ति द्वारा एक दूसरे को संक्रमण प्रदान करना। क्रॉस इन्फेक्शन यानी आप जैसे 2 पेशेंट आए हॉस्पिटल में, एक को अदर बीमारी थी, दूसरे को अदर बीमारी थी, उन्होंने क्या अपनी जो बीमारी थी वो एक दूसरे को दे दी, तो इस तरह से बोलते हैं क्रॉस इन्फेक्शन। अलग अलग पैथोजन, उनको दोनों को जो बीमारी थी उनके अलग अलग पैथोजन, अलग अलग रोग कारक थे, और फिर उन्होंने जहाँ पे हॉस्पिटल में आए वो एक दूसरे कॉन्टैक्ट में आए या फिर किसी भी रीज़न से एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आए, उन्होंने कोई बेड के पास में थे, ज़्यादा गैप था या कम गैप था, किसी कोई भी चीज़ है उन्होंने एक चीज़ शेयर करी हो, बाथरूम शेयर करने से भी होता है। तो इस तरह से 2 क्रॉस इन्फेक्शन होता है, उनका इन्फेक्शन इनको लग गया, इनको इससे लग गया, तो इसको बोलते हैं क्रॉस इन्फेक्शन। और 9th है कैरियर, वाहक वो है जो अपने शरीर में किसी बीमारी के रोगाणु को धारण करता है एवं उस बीमारी को फैलाने का कार्य करता है, परंतु वाहक में उस बीमारी के लक्षण प्रकट नहीं होते। तो ये सेम चीज़ कोरोना में आपने देखी होगी, जो पर्सन जिनको कोरोना हो जाता था तो उनमें क्या सिम्टम नहीं आते थे, पर उनमें कोरोना होता था, प्रेजेंट होता था, मतलब कोरोना के वायरस उसमें होते थे। वो क्या करते थे, घूमते थे आसपास, उनको लक्षण तो आते नहीं, तो उनको पता चलता नहीं, वो आराम से घूमते थे, 2-4 लोगों से मिलते थे, तो वो अपना कोरोना जो उनको दे देते थे, उनको सिम्टम साइन सिम्टम नहीं है, उनको ध्यान है उनमें पास कोरोना वगैरह की है, तो उनको देख के वापस आते, तो वो एक तरह से वाहक मतलब कैरियर का काम करते थे। उनको सिम्टम साइन सिम्टम आने जैसे 15-20 दिन लगते हैं आने में, तो आते आते वो तब तक तो काफ़ी 3 से 15-20 जनों को मिलके जिनसे मिले उनको वो मतलब दूषित या इन्फेक्टेड करके आ जाते। तो ये होते हैं कैरियर, जिनके साइन और सिम्टम ना आ रहे हो और वो इन्फेक्टेड हो, तो जब तक साइन सिम्टम ना आते तो इन्फेक्टेड होकर वो जो भी बीमारी फैलाता है उसको क्या बोलते हैं, कैरियर। कैरियर यानी जो चीज़ ढोने वाले को बोलते हैं कैरियर, आप सुनोगा, तो एक बीमारी को ढोने वाला, दो एक दूसरे में फैलाने वाले को इस तरह से बोलते हैं मेडिकल टर्म में कैरियर। और 10वां है कॉम्प्लिकेशन, किसी बीमारी के दौरान नई बीमारी का उत्पन्न होना, यानी कोई एक बीमारी चल रही थी उसके रिलेटेड आपने ध्यान नहीं रखा या कुछ परहेज नहीं किया, तो उस बीमारी से रिलेटेड कोई और दूसरी बीमारी पैदा हो जाती है, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लिकेशन। जैसे बीपी बढ़ना, नॉर्मल है बीपी बढ़ना होता है, अगर आप बीपी को कंट्रोल नहीं करोगे तो आपको आगे जाके हार्ट अटैक के चांस रहते हैं। तो ये हार्ट अटैक क्या हो गया, कॉम्प्लिकेशन हो गया बीपी का, ब्लड प्रेशर का। तो इस तरह से होता है कि एक बीमारी से दूसरी बीमारी उत्पन्न होना या दूसरी बीमारी के लक्षण आ जाना, वो होता है कॉम्प्लिकेशन। जैसे 11वां अभी है नेक्स्ट डिसइंफेक्शन, इसका तात्पर्य समस्त रोग कारक जीवों को नष्ट करना, डिसइंफेक्टेंट एंड कीटाणु शोधन। इसका तात्पर्य समस्त रोग कारक जीवों को नष्ट करना, जो रोग कारक है, रोग कारण बनते हैं उन सबको जीवों को नष्ट करना, उसको बोलते हैं डिसइंफेक्शन। और डिसइंफेक्टेंट करेंगे किससे, तो डिसइंफेक्टेंट का कीटाणु नाशक का, डिसइंफेक्शन यानी इसका तात्पर्य समस्त रोग कारक जीवों को नष्ट करना, और डिसइंफेक्टेंट यानी कीटाणु नाशक करेंगे किससे, डिसइंफेक्टेंट से करेंगे, वह कारक जो पैथोजन या रोगजनक को नष्ट करता है। तो डिसइंफेक्शन करना और करेंगे किससे, डिसइंफेक्टेंट से, जैसे कि आपका जो भी आप एल्कोहल है, स्पिरिट है, सैनिटाइजर है, ये सब क्या डिसइंफेक्टेंट है। और पोछे में जैसे आप केमिकल वगैरह डालते हो डिसइंफेक्टेंट, जो कीटाणु को मारता है जब फ्लोर के साथ, तो वो सब क्या डिसइंफेक्टेंट, और उस विधि को करने को क्या बोलते हैं, डिसइंफेक्शन। नेक्स्ट है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, सूक्ष्म बिंदु संक्रमण, किसी व्यक्ति के छींकने, खांसने अथवा बोलने के दौरान मुंह या नाक से निकले लार या मुकस के सूक्ष्म कणों द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को हुआ संक्रमण ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहलाता है। जब भी कोई पर्सन बात वगैरह करता है, जैसे नॉर्मल भी करता है, तो उसके मुंह से लार्वा या सलाइवा निकलता ही निकलता है आसपास। तो अगर वो पर्सन हेल्थी है तो चलो कोई चांसेस नहीं है, अगर कोई सामने वाला बीमार है तो उसके मुंह से निकल रहा है तो सामने वाले हेल्थी पर्सन को भी बीमार कर सकता है। तो उस इन्फेक्शन, जैसे मुंह से निकलने वाली ड्रॉपलेट या जो भी चीज़ें म्यूकस वगैरह से इन्फेक्शन फैलता है उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तो किसी व्यक्ति के छींकने, खांसने अथवा बोलने, तो खासकर छींकने से भी मुंह से निकलता है और खांसने से भी और बोलने से भी, छोटे छोटे तो निकलते हैं, जितना छींकने खांसने से ना निकल के पर कम भी निकलता ही है, तो उससे भी जो भी इन्फेक्शन फैलता है तो उससे बोलते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। नेक्स्ट है फोमाइट्स, जिसको अपन बोलते हैं संक्रमणीय पदार्थ, वो पदार्थ जो किसी कॉन्टेजियस संक्रमण रोग के संपर्क में रहे हो वह उस रोग को फैलाने का कार्य करें। जैसे कोई पर्सन है वो इन्फेक्टेड था वो बीमारी से, तो उसके आसपास के वो खाने पीने के जो बर्तन वगैरह हैं, टेबल कुर्सी है, तो वो भी इन्फेक्टेड हुए होंगे, तो बाद में तो वो सही हो गया। पर अगर उसके जस्ट नेक किसी वो जो आसपास की चीज़ें हैं जो अभी कंटामिनेट हो गई है, खराब हो गई हैं, जो पेशेंट जब बीमार था, इन्फेक्शन था उसको, तो उस चीज़ों को क्या बोलेंगे, फोमाइट्स, जिनमें अभी जो भी रोग फैलाने की क्षमता रखते हैं। तो वो जो कंटामिनेटेड सारी वस्तुएं हैं, टेबल चेयर, तो जो भी बेड वगैरह, चद्दर वगैरह, तो उन सबको क्या बोलते हैं, फोमाइट्स, संक्रमणीय पदार्थ।
फिर वो क्या करेंगे, किसी और पर्सन उसके कांटेक्ट में आता है तो वो भी सेम बीमारी उसको लग जाती है। तो इस तरह से उनको क्या बोलते हैं, संक्रमणीय पदार्थ, जो आसपास किसी कॉन्टेजियस संक्रमण रोग वाले व्यक्ति ने उसको यूज़ किया हो। नेक्स्ट, इन्फेक्शन, किसी पैथोजन का शरीर में प्रवेश करके ग्रोथ करना। कई बार डेफिनेशन बताया, इन्फेक्शन को आप क्या समझते हो? इन्फेक्शन का मतलब होता है किसी भी पैथोजन जो रोगजनक हो, जो बीमारी फैलाता हो, उसका शरीर में प्रवेश करके ग्रोथ करना। वो पहले अपने बॉडी में एंटर करेगा और ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करके क्या करेगा, बॉडी को इन्फेक्शन करेगा, इन्फेक्टेड करेगा और धीरे धीरे और बढ़ाएगा। तो इस तरह से बॉडी इन्फेक्शन करना, किसी पैथोजन का रोग करेगा, शरीर में प्रवेश करना और उसका अपने आप को ग्रोथ करना, उसको अपने आप को बढ़ाना, तो उसको क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन। नेक्स्ट है इम्यूनाइजेशन, किसी विशेष रोग के विरुद्ध आर्टिफिशियल रूप से प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, इम्यूनाइजेशन। जैसे आपने देखा कोरोना में तो कई तो खुद की इम्यूनिटी बनाने से बच जा रहे थे, पर कई की नहीं हो रहे, तो अभी अब सरकार ने क्या टीके निकाले, तो वो क्या इम्यूनाइज कर दिया, उनकी इम्यूनिटी बढ़ा दी आर्टिफिशियल, बाहर से एंटीबॉडीज डाल के कुछ भी करके उन्होंने इम्यूनिटी बढ़ा दी, तो वो होती है इम्यूनाइजेशन। जो बच्चों में भी आप देखोगे, आज छोटे छोटे बच्चे आजकल चल रहा है, तो उसको इम्यूनाइज किया जाता है छोटी कोई बीमारी से, तो उसका जो बॉडी है वो खुद इम्यून सिस्टम इतना तेज नहीं कि उसके खिलाफ इम्यूनिटी बना सके, तो बॉडी उसको इम्यूनिटी कैसे बाहर से भेजते हैं, तो प्रतिरक्षा कैसे बाहर से, आर्टिफिशियल यानी नेचुरल नहीं, आर्टिफिशियल, जो अपन इंसान बना के केमिकली साइंसिस जो लैब में बनाता है फिर उसको बॉडी में इंसर्ट करता है, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इम्यूनिटी प्रदान करना। और पूरी इम्यूनाइजेशन को वर्ड का मतलब हिंदी में होता है टीकाकरण। ठीक, नेक्स्ट है आइसोलेशन, किसी संक्रमित व्यक्ति को कुछ अवधि के लिए जिसमें वह संक्रमण फैला सकता हो दूसरे स्वास्थ्य व्यक्तियों से अलग रखना आइसोलेशन कहलाता है। तो इस तरह से इसमें क्या होता है, जैसे सिंपल सा वापस सेम कोरोना को अपन लेते हैं, जैसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसको क्या करते हैं, वार्ड भी आपने देखा हॉस्पिटल में कोरोना के वार्ड अलग थे, क्योंकि वो एक पर्सन से दूसरे को फैला सकते थे, तो उसमें उनको क्या आइसोलेट रखा जाता था, आइसोलेट यानी उनको अलग रखा जाता था, ताकि वो उनके जो स्वस्थ व्यक्ति है, जो जिन बीमारी नहीं है, उनके कॉन्टेक्ट में ना आए। तो इस तरह से आइसोलेशन यानी किसी संक्रमित व्यक्ति को कुछ अवधि के लिए, तो कुछ टाइम के लिए, जब तक उनकी कोरोना बीमारी सही नहीं हो जाती तब तक रखते थे, फिर वो जैसे ही नॉर्मल या हेल्थी हो जाते हैं उनको वापस से समाज में आने या फिर आसपास उनके घूम सकते हैं। तो किसी संक्रमित व्यक्ति को कुछ अवधि के लिए जिस समय वो संक्रमण फैला सकता हो और दूसरे स्वस्थ व्यक्तियों से अलग रखना आइसोलेशन कहलाता है, ताकि क्या हो ना सके, संक्रमण ना फैल सके। तो ये हो गया 17वां आइसोलेशन। अब 18वां रेजिस्टेंस, किसी रोग के टॉक्सिन या पैथोजन के आक्रमण को सहन करने की शरीर की प्राकृतिक शक्ति। रेजिस्टेंट यानी बॉडी कितना रजिस्ट कर सकता है। आपको कोई इन्फेक्शन होता है, कई बार आपने देखा होगा आसपास या घर में भी, तो कोई जने को जैसे जुकाम वगैरह लग जाता है वो हैंडल कर लेते हैं, 3 से 4 दिन में कोई गोली वगैरह नहीं खाते, वो हैंडल कर लेते हैं, उनकी बॉडी पावर होता है खुद का ही। और कुछ होते हैं जो नहीं कर पाते, उनको हॉस्पिटल जाना ही पड़ता है, मतलब दवाई खानी ही पड़ती है। तो इस तरह से रेजिस्टेंट यानी किसी रोग या टॉक्सिन पैथोजन के आक्रमण को सहन, तो मतलब आपकी बॉडी कितना सहन कर सकती है और खुद को कैसा उसमें इंप्रूव कर सकती है, वही जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, सहन करने की शक्ति। तो वो जो करने की प्रकृति हर एक की अलग होती है, जैसे लेडीज़ में तो कम देखा गया और जेंट्स में वो ज़्यादा देखा जाता है, कहने का मतलब ऐसे ही है। तो इस तरह से प्राकृतिक शक्ति जो बॉडी की होती है उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। जो टॉक्सिन या पैथोजन के आक्रमण, जैसी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है तो पहले आक्रमण टाइप करता है, तो बॉडी का इम्यून सिस्टम में उसको पहले फाइट करता है, अगर नहीं कर पाता तब अपन को मेडिसिन या इम्यूनाइजेशन पे जाना पड़ता है। तो लास्ट है अपना स्टेलाइजेशन, समस्त सूक्ष्म जीवों का नाश करना, जिसमें पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक दोनों ही प्रकार के जीवाणु व उनके बीजाणुओं, उसको बोलते हैं स्पोर्स, सहित नष्ट किया जाता है। तो इसमें क्या हो जाता है, पैथोजेनिक यानी जो घातक होता है, नॉन पैथोजेनिक जो ज़्यादा घातक ना होके, दोनों ही प्रकार के जीवाणु, दोनों ही प्रकार के माइक्रोऑर्गेनिज्म है, उनके बीजाणु, उनके स्पोर्स भी रह जाते हैं। जैसे आप मान सकते हो जो घर बना लेते हैं जैसे अपना कॉलोनी टाइप, तो उनको खुद के सरफेस पे तो साफ करना ही है, उनके नॉन एक्चुअली होता क्या है स्किन पे या बैक्टीरिया, एक होता है एक्टिव फॉर्म में, एक होता है इनएक्टिव फॉर्म में। तो एक्टिव फॉर्म में तो मारना ही है, इनएक्टिव फॉर्म में क्या होता है, वो उस तरह से स्किन पे या किसी पार्ट पे पड़े रहते हैं। जब उनको अच्छे सा माहौल मिलता है या फिर जैसे उनको चीज़ खाने पीने की मिलती है, ऐसा कुछ हो जाता है, उनके जो आसपास का नेचुरल एनवायरनमेंट उनके अनुरूप हो जाता है, तो वापस एक्टिव हो जाते हैं। तो उनकी जो स्पोर्स रह गए जो इनएक्टिव है, तो उनको भी मार देता है। तो उसको बोलते हैं, उसको पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, स्टेलाइजेशन। यानी माइक्रोऑर्गेनिज्म तो मारना ही, उसके इनएक्टिव और एक्टिव दोनों ही फॉर्म को मार देना स्टेलाइजेशन प्रोसेस करता है। उस स्टेलाइजेशन प्रोसेस के बाद कोई भी चीज़ एकदम चीज़ डिसइंफेक्टेड हो जाती है, उसमें कोई फिर बैक्टीरिया वगैरह नहीं रहता है। तो ये थी पूरी टर्मिनोलॉजी, आई होप आपको समझ में आया होगा। और कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और कोई भी इंप्रूवमेंट करना हो वीडियो में तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।